महाराष्ट्र की सियासत के कैलेंडर पर एक ऐसी तारीख दर्ज हो गई जिसे इतिहास कभी भूल नहीं पाएगा। सह्याद्री के पहाड़ों से टकराकर आई एक खबर ने पूरे देश को सन्न कर दिया और महाराष्ट्र के दिल की धड़कनें रोक दी, क्योंकि महाराष्ट्र में वहां के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का आकस्मिक निधन हुआ, जिसके बाद हर तरफ शोक की लहर देखने को मिली। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि अचानक से अजीत पवार यूं महाराष्ट्र और राजनीति को छोड़कर चले जाएंगे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और राजनीति के शानदार रणनीतिकारों में शुमार अजीत पवार अब हमारे बीच में नहीं रहे। एक प्लेन क्रैश और पल भर में सब कुछ राख हो गया। जनता जनार्दन के जरिए सियासी धार देने वाले अजीत पवार का निधन उस वक्त हुआ जब अपने क्षेत्र बारामती में जनता से मिलने के लिए वो जा रहे थे, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था और इसी दौरान अजीत पवार का जो चार्टर्ड प्लेन था वो क्रैश कर गया और पल भर में प्लेन खाक हो गया। पीएम मोदी ने अजीत पवार के निधन पर दुख व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से क्या कुछ कहा गया, पहले वो आपको सुना दिए। महाराष्ट्र में दुखद विमान दुर्घटना हुई है। इस दुर्घटना ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार जी और कुछ साथियों को हमसे छीन लिया है। अजीत दादा ने महाराष्ट्र और देश के विकास में अपना बड़ा योगदान दिया है। मैं अजीत पवार जी के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। सुबह करीब 9:15 बजे के बाद में जब खबर आई और उसके बाद तस्वीरें आनी शुरू हुई तो सबको अंदेशा हो गया कि अजीत पवार शायद ही बचे हों, क्योंकि प्लेन धू-धू कर जल रहा था और फिर कुछ ही देर बाद वहां पर देखिए किस तरह से लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। ये सुबह की तस्वीरें जहां पर प्लेन क्रैश हुआ था और उसके बाद ये तस्वीरें जब आनी शुरू हुई उसके बाद लोगों ने अंदेशा लगा लिया कि शायद ही अजीत पवार बच पाए हों, क्योंकि प्लेन क्रैश होने के बाद उसके जो पुर्जे थे वो काफी दूर तक बिखरे हुए नजर आए। वहां पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों की तरह कहा गया कि जिस वक्त प्लेन क्रैश हुआ एक जोरदार धमाका भी हुआ था। ये तस्वीर आप देखिए कितनी दूर तक जो प्लेन के पार्ट्स हैं वो नजर आ रहे हैं और एक जोरदार ब्लास्ट भी हुआ था। उस ब्लास्ट की भी तस्वीरें सामने आई और इस खबर ने अजीत पवार के तमाम प्रशंसकों को, उनके चाहने वालों को, उनके परिवार को दुखी कर दिया और महाराष्ट्र की राजनीति का एक सितारा आज बिना कुछ बोले चला गया लोगों के बीच से। निधन की खबरें जैसे ही आई बारामती समेत पूरा महाराष्ट्र शोकाकुल हो गया और इस हादसे में अजीत पवार के साथ में 4 अन्य लोगों की भी मौत हो गई। इनमें विमान के दोनों पायलट भी शामिल हैं। डिप्टी सीएम ने मुंबई से बारामती के लिए उड़ान भरी थी और कुछ ही देर बाद निधन की खबर आई और ऐसे में आपको बताते हैं कि अजीत पवार के लिए मौसम किस तरह से जानलेवा साबित हुआ, किस तरह से ये हादसा हुआ, कितने बजे के आसपास ये हादसा हुआ। मौसम को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया था। कम विजिबिलिटी के चलते बताया जा रहा है कि यह हादसा हुआ है। करीब 8:45 के आसपास बारामती से लैंडिंग की कोशिश की गई थी यहां पर और पहली बार एटीसी ने क्लियरेंस नहीं दी थी। राम मोहन नायडू की तरफ से यह जानकारी दी गई। दूसरी बार लैंडिंग के वक्त विमान में दिक्कत आई थी और हादसे की शुरुआती वजह खराब मौसम और लो विजिबिलिटी माना जा रहा है। यह शुरुआती जांच में कहा जा रहा है। बारामती के जो लैंडिंग स्ट्रिप वाले इलाके में घना कोहरा भी इसका मुख्य वजह बताई जा रही है। इसकी वजह से माना जा रहा है कि ये हादसा हुआ है और घने कोहरे की वजह से बताया जा रहा है कि विजिबिलिटी से करीब 80 मीटर तक खाली वहां पर विजिबिलिटी थी, जिसके चलते ये हादसा हो सकता है। ये शुरुआती अंदेशा लगाया जा रहा है। करीब 800 मीटर तक विजिबिलिटी रह गई थी, ये शुरुआती जांच में पता चला है और कम विजिबिलिटी में विमान को लैंड कराने की कोशिश की गई पायलट के द्वारा। एक बार सफल नहीं हो पाए, जिसके बाद दोबारा से लैंडिंग की कोशिश कराई गई, लेकिन वो कोशिश भी जानलेवा साबित हुई और बताया जा रहा है कि इसी दौरान विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और 5 लोगों की इसमें जान चली गई। अजीत पवार भी इस प्लेन में सवार थे। केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू की तरफ से इस हादसे के बाद क्या कुछ कहा गया वो भी आपको सुनवाते हैं। और जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन या प्रिलिमिनरी जो समाचार हमें मिला है उसमें इतनी जानकारी थी कि जब वो लैंड करना चाहते थे सुबह करीब 8:48 AM के आसपास, तो उस समय विजिबिलिटी थोड़ा पुअर था उधर। तो उस समय जब दोबारा लैंड करने आए तभी उनसे पूछा गया था कि विजिबिलिटी है कि नहीं रनवे का,
तो उसके बाद पहले तो उनका समाधान नहीं आया, फिर उसके बाद आया कि विजिबिलिटी है, तो लैंडिंग क्लियरेंस जैसी एटीसी ने दिया, उसके बाद तुरंत देखा गया कि ये एक्सीडेंट हुआ है। बहुत दुखद घटना है। और जैसे ये दुखद समाचार पहुंचा, बारामती की गलियों में सन्नाटा छा गया। अजीत पवार जो न केवल महाराष्ट्र की राजनीति के एक मजबूत स्तंभ थे, बल्कि एक उभरते हुए सितारे के तौर पर भी लोग उन्हें देखते थे महाराष्ट्र में। और मुख्यमंत्री बनने को लेकर भी लोगों के मन में सपने थे, उनके कार्यकर्ताओं में सपने थे। ये 4 तस्वीरें आप देखिए, फूट फूट कर किस तरह से सुप्रिया सुले रोती हुई नजर आ रही हैं। वहीं जो तमाम कार्यकर्ता और समर्थक थे वो गमगीन नजर आए, उनकी आंखों में आंसू थे। परिवार में मातम छाया हुआ है, बल्कि बारामती के हर छोटे बड़े नागरिक के लिए एक प्रेरणा और मार्गदर्शक भी थे अजीत पवार। आज उनकी अनुपस्थिति से पूरा शहर शोकाकुल है, उनके समर्थक गमगीन हैं। बारामती के लोग हमेशा से उन्हें अपने दादा की तरह मानते थे और अजीत पवार सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि एक परिवार के सदस्य की तरह थे। और इसी वजह से हजारों की संख्या में उनके चाहने वाले तमाम समर्थक बारामती हॉस्पिटल के बाहर पहुंचे थे ताकि एक आखिरी बार उनके अंतिम दर्शन कर लिए जाए। अजीत पवार के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम दिग्गजों ने श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने शरद पवार से फोन पर बात भी की। पीएम मोदी ने अजीत पवार के निधन पर शरद पवार से दुख जताया और लोकसभा में अजीत पवार को श्रद्धांजलि भी दी गई। अजीत पवार के निधन के बाद जहां पर नेता श्रद्धांजलि और शोकाकुल संदेश दे रहे हैं, वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऐसी बात कह दी जिसके बाद सियासत शुरू हो गई। ममता बनर्जी ने क्या कुछ कहा, पहले आपको वो सुनाते हैं। There is no safety and security of the people of this country, even the political leaders. And now what happened today, I need proper investigation under the supervision of Supreme Court. Only we have the trust on Supreme Court, no other agency. और न केवल ममता बनर्जी बल्कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के सुर में सुर मिलाते दिखाई दिए। सुनिए। हर एक प्लेन क्रैश का अलग अलग वजह। इस प्लेन क्रैश में क्या हुआ, अभी शायद हम में से किसी को इस पर टिप्पणी करनी नहीं चाहिए। में तहकीकात हो, इंक्वायरी हो, उसके बाद पता चलेगा क्या जहाज़ में खराबी थी, क्या मौसम खराब था, कोई और वजह थी। आखिर देखते हैं। एक तरफ जहां पर समूचा महाराष्ट्र शोक की लहर में डूबा था, वहीं दूसरी तरफ को सियासतदान इस राजी में भी अपने फायदे का समीकरण खोजने में जुट गए। दुखद है कि जिस व्यक्तित्व ने दशकों तक राज्य की राजनीति को दिशा दी, उनके जाने के चंद घंटों के भीतर ही पहले श्रद्धांजलि और फिर आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया। अब इस पर अजीत पवार के चाचा शरद पवार ने कहा कि ये साजिश नहीं, एक हादसा है। उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया वो भी आपको बताते हैं। उनकी तरफ से कहा गया कि ये विमान हादसा पूरी तरह से एक दुर्घटना है और इसमें किसी भी तरह की राजनीति नहीं देखी जानी चाहिए। महाराष्ट्र ने आज एक ऐसे नेतृत्व को खो दिया है जिसकी भरपाई कभी नहीं की जा सकती है और यह केवल परिवार या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की नहीं बल्कि पूरे राज्य की अपूरणीय क्षति है। ये उनकी तरफ से सामने आकर बयान देना पड़ा क्योंकि कुछ लोग इस पर राजनीति करते हुए नजर आ रहे थे, जिसके बाद शरद पवार की तरफ से कहा गया कि ये एक दुर्घटना है, कोई साजिश नहीं है, इस पर कोई भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। वहीं इस मामले पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। जिस तरह से विपक्ष के द्वारा सवाल उठाए जा रहे थे, कुछ नेताओं के द्वारा साजिश की अंदेशा उनकी तरफ से लगाया जा रहा था, बीजेपी भी पीछे नहीं रही। बीजेपी की तरफ से इस पर पलटवार किया गया, जवाब दिया गया। गजेंद्र सिंह शेखावत ने क्या कुछ कहा, पहले वो भी आपको सुना दें। ऐसा विषय क्योंकि यह हवाई दुर्घटना का विषय है, तो वैसे भी हवाई दुर्घटना के जांच के इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स बने हैं और उसकी जांच अवश्यंभावी होती ही है। मैं ये मानता हूं कि अभी हम सब लोगों के लिए ये दुख व्यक्त करने का, दिवंगत आत्मा के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करने का, परिवार के दुख को साझा करने का अवसर है। अभी हम सबको उस पर निर्दिष्ट होकर के काम करना चाहिए। ऐसी दुखद भरी घटना लेकर राजनीति करना, ये पश्चिम बंगाल का फेस लॉस है सारा भारत के सामने। ऐसा किसी मुख्यमंत्री से ऐसा बयान अपेक्षित नहीं है।
अजीत पवार का जाना केवल एक व्यक्ति का जाना नहीं है, बल्कि उस मजबूत खंबे का ढह जाना है जिस पर महाराष्ट्र की सत्ता का भारी भरकम ढांचा टिका हुआ था। और अजीत पवार महज एक नेता नहीं थे, बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति के वो इंजन थे जो विकास और राजनीति की पटरियों को एक साथ जोड़ना जानते थे। और इसी वजह से अच्छी खासी पकड़ लोगों के बीच में उनकी मानी जाती थी। अजीत पवार को महाराष्ट्र की सियासत का बेताज बादशाह कहा जाता है। और बेताज बादशाह वाला विश्लेषण क्यों दिया गया, इसके पीछे की वजह भी आपको बताते हैं। क्यों अजीत पवार को लोग इतना पसंद करते थे, उनका सियासी सफर किस तरह का था। बारामती, जहां पर आज हादसा हुआ, वहीं से 8 बार विधायक रहे हैं, यानी कि जनता के बीच में अच्छी उनकी पकड़ थी, लोग उन्हें पसंद करते थे। वहीं एक बार बारामती से वो सांसद भी रह चुके हैं। इसके अलावा आप 6 बार राज्य के डिप्टी सीएम रहे। एक नेता का एक राज्य में 6 बार डिप्टी सीएम रहना भी एक बड़ी बात होती है। सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री का रिकॉर्ड भी इनके नाम दर्ज है, यानी कि 8 बार विधायक, 1 बार सांसद और 6 बार से ज्यादा उन्होंने बजट पेश किया। सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने का उनके ऊपर एक रिकॉर्ड भी है। तो आप समझ सकते हैं कि उनकी पकड़ कितनी थी, कितने बड़े वो नेता थे। अजीत पवार की दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक सियासी हनक थी। संसद में फिलहाल अजीत पवार की पार्टी के 4 सांसद हैं, जिनमें से लोकसभा में 1 सदस्य और राज्यसभा में अजीत पवार की पार्टी के 3 राज्यसभा सदस्य हैं। पार्टी काफी ज्यादा बड़ी है, मजबूत है, अच्छी खासी संख्या में विधायक हैं, 1 लोकसभा सांसद, 3 राज्यसभा सांसद। लोकसभा में सुनील तटकरे, दत्तात्रेय सांसद हैं, तो प्रफुल्ल पटेल और सुनेत्रा पवार और नितिन लक्ष्मण राव राज्यसभा में सांसद हैं। और अब यहां पर सवाल यह भी उठ रहा है कि अब अजीत पवार के बाद पार्टी की कमान कौन संभालेगा, पार्टी की बागडोर कौन संभालेगा। संसद से लेकर लोकल बॉडी यानी कि निकाय चुनाव, हर जगह पर अजीत पवार की पार्टी का धाक था। या फिर यूं कहें कि अजीत पवार राजनीति की धुरी माने जाते थे। चाहे निकाय चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो, हर चुनाव में उनकी अच्छी खासी पकड़ थी। और अब जब अजीत पवार का निधन हो गया है, तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि अजीत गुट वाली एनसीपी और महाराष्ट्र की सियासत में क्या प्रभाव इसका पड़ेगा, कौन उनकी सियासी विरासत को संभालेगा। यहां पर यह सबसे बड़ा सवाल है। पार्टी में नेतृत्व का बड़ा शून्य पैदा हो गया, क्योंकि सबसे बड़े चेहरा थे वो अपनी पार्टी के। दादा के बिना पार्टी का एकजुट रहना मुश्किल हो सकता है, पार्टी टूट भी सकती है, यह भी बड़ा सवाल है। पार्टी के एमएलए वापस शरद पवार की ओर रुख कर सकती हैं। अब अजीत पवार के ना रहने पर हो सकता है कि पार्टी की जो विधायक थे टूटकर अजीत के साथ में आए थे, वो वापस शरद पवार के साथ में जा सकते हैं। कार्यकर्ताओं में हताशा और पलायन की स्थिति पैदा हो सकती है। बाहरी लोग भी पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार में अजीत पवार का एक महत्वपूर्ण कड़ी भी रहे हैं, बड़े नेता रहे हैं, लेकिन अब उनके जाने के बाद उनकी जगह कौन लेगा, भरपाई कौन करेगा। अजीत पवार के ना रहने से गठबंधन पर भी असर पड़ने की संभावना है, यानी कि एनडीए का जो गठबंधन है उस पर भी असर पड़ सकता है। अजीत पवार को कुशल प्रशासकों में से गिना जाता रहा है। उनके जाने से विकास कार्यों की गति प्रभावित होने की संभावना भी है। और बारामती, पुणे, पश्चिमी महाराष्ट्र बेल्ट में अजीत पवार का काफी ज्यादा दबदबा भी था, काफी ज्यादा पकड़ भी उनकी थी लोगों के बीच में। अजीत पवार के निधन से इन क्षेत्रों में सियासी वर्चस्व की होड़ छिड़ सकती है। नए लोग मैदान में आ सकते हैं इनकी जगह लेने के लिए, और इन्हीं वजहों से माना जा रहा है कि पार्टी टूट भी सकती है, पार्टी में बगावत की स्थिति भी देखने को मिल सकती है। और इसी वजह से अब सबसे बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हो रहा है कि अजीत के बाद पार्टी की बागडोर, पार्टी की कमान कौन संभालेगा, कौन वो नेता होगा जिसकी बात पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ता मानेंगे। अजीत पवार ने भले ही सीनियर पवार यानी कि शरद पवार की उंगली पकड़कर सियासत का क्या कहरा सीखा हो, यानी कि राजनीति के बारे में उन्होंने शरद पवार से सीखा हो, लेकिन सियासी उड़ान भरने के लिए भतीजे ने चाचा से अलग राजनीति राह चुनी। शरद पवार की छांव से निकलकर अजीत पवार अपनी अलग उन्होंने राह चुनी। लेकिन अब अचानक निधन के बाद सवाल उठने लगे हैं कि अजीत पवार की एनसीपी कौन संभालेगा, उनकी पार्टी की जिम्मेदारी कौन संभालेगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। अजीत पवार के बाद में प्रफुल्ल पटेल की हैसियत नंबर 2 की थी पार्टी में। प्रफुल्ल पटेल सियासी वारिस होंगे, इस पर अभी संदेह बना हुआ है, क्योंकि अजीत पवार के बेटे भी इस वक्त राजनीति में सक्रिय हैं। अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार फिलहाल राज्यसभा में सांसद हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। अजीत पवार अपने बेटे पार्थ को सियासी वारिस के तौर पर राजनीति में लाए थे, लेकिन उतने सक्रिय नहीं हैं। सुनेत्रा और पार्थ पवार को सियासी वारिस के तौर पर फिलहाल देखा जा रहा है, मगर दोनों का सियासी अनुभव काफी ज्यादा कम है। अगर सियासी एक्सपीरियंस की बात करें तो उनके पास अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है। ऐसे में सुनेत्रा और पार्थ पवार के लिए पार्टी चलाना मुश्किल भरा कदम हो सकता है। इसके अलावा हो सकता है कि दोनों एनसीपी अब एकजुट हो जाएं,
यानी कि शरद पवार ने फिर से ये पार्टी विलय कर ले, क्योंकि इसकी चर्चा काफी दिनों से सुनी भी जा रही थी। आपको याद होगा बीएमसी चुनाव से पहले अजीत पवार ने शरद पवार से मुलाकात भी की थी। अगर ऐसा हुआ तो शरद पवार के हाथ में कमान आ सकती है, यानी कि पार्टी एक बार फिर से एक हो सकती है और पार्टी की कमान शरद पवार संभाल सकती हैं। तो ये तस्वीरें भी आप देखिए किस तरह से ये आज विमान क्रैश हुआ। ये नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया, इसमें आप देख सकते हैं बिल्डिंग के ऊपर ये चार्टर्ड प्लेन नजर आ रहा है और बताया जा रहा है कि हवा में ही बैलेंस खो दिया था विमान ने। देखिए किस तरह से बैलेंस खो दिया था चार्टर्ड प्लेन ने, उसके बाद नीचे जाते ही प्लेन क्रैश कर गया। अब केंद्रीय मंत्री के द्वारा बताया गया कि विजिबिलिटी काफी ज्यादा कम थी जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है, लेकिन पूरे मामले की जांच की जा रही है। और इसी खबर पर तमाम और अपडेट के साथ में महाराष्ट्र से हमारे सहयोगी सत्र प्रकाश सोनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्र प्रकाश, जिस तरह से हादसा हुआ उसकी तो फिलहाल जांच की जाएगी, लेकिन अभी जो उनके तमाम समर्थक और प्रशंसक हैं वो एक अंतिम दर्शन उनके करना चाहते हैं, क्योंकि मैंने देखा था बारामती हॉस्पिटल के बाहर काफी संख्या में समर्थक पहुंचे हुए थे और माना जा रहा था उनके पार्थिव शरीर को उनके आवास पर रखा जाएगा अंतिम दर्शन करने के लिए। अभी फिलहाल क्या कुछ वहां पर हो रहा है? देखिए, दिवंगत नेता अजीत दादा पवार का पार्थिव शव विद्या प्रतिष्ठान में रखा गया है, जहां पर आज शाम 5 बजे से लोग दर्शन कर पाएंगे। हालांकि अंतिम दर्शन के लिए महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा, रत्नागिरी, सोलापुर, कोल्हापुर से तमाम लोग, ये कह सकते हैं कि लाखों की संख्या में लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। कल महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे, सीएम देवेंद्र फडणवीस सहित अंतिम यात्रा में शामिल हो गए। लेकिन सबसे बड़ी बात कि महाराष्ट्र देश के पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी शिरकत करने वाले हैं और उसके बाद जो है यह अंतिम यात्रा निकालेगी। सुबह 9 बजे के आसपास अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। 11 बजे अंतिम संस्कार बारामती की विद्या प्रतिष्ठान के उसी प्रांगण में किया जाएगा जिसका शिलान्यास खुद शरद पवार ने किया था। अजीत पवार की मौत के मामले में लगातार अब जांच एजेंसियां सक्रिय हो गई है। इस वक्त हम रनवे पे ही खड़े हैं, मेरे पास में रनवे है, लेकिन विजिबिलिटी का जो सवाल है वो सीधे तौर पर, साफ तौर पर दिखाई देता है कि जिस तरह से प्लेन क्रैश हुआ है और सामने रनवे है, रनवे से बिल्कुल सटा हुआ प्लेन क्रैश हुआ है, बीच में एक बड़ी वॉल है, उस वॉल को नहीं देखने की वजह से यह हादसा हुआ होगा, ऐसा जानकार मानते हैं। लेकिन जिस तरह का प्लेन यह हादसा हुआ है, पूरी तरह से प्लेन का एक एक पार्ट्स जो है छत पिटत है। इंजन दोनों बिखर चुके हैं, दोनों इंजन के पार्ट्स अलग अलग जगहों पे मिले हैं। ब्लैक बॉक्स की जानकारी मिल गई है, ब्लैक बॉक्स मिल चुका है, उसकी भी जांच शुरू कर दी गई है। लेकिन दिल्ली से आई हुई AAIB टीम जो है इस वक्त फॉरेंसिक टीम के साथ मिलकर सर्च ऑपरेशन चला रही है, देख रही है कि किस तरह से मलबे अलग अलग बिखरे हुए हैं, सभी को इकट्ठा किया जा रहा है। लेकिन सुरक्षा एजेंसियां मुस्तैद की गई है, क्योंकि मुंबई बारामती पुणे एयरपोर्ट से लेकर अजीत पवार के घर तक पूरी तरह से प्रकाश, फिलहाल आप नजर बना के रखिएगा। तो दिल्ली से AAIB की टीम इस वक्त दिल्ली से पुणे पहुंची हुई है, घटनास्थल पर पहुंची हुई है, जहां पर पूरे मामले के लिए साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। FSL की टीम भी पहुंची हुई है, पूरे मामले की जांच भी की जा रही। दूसरी तरफ उनके आवास पर, अजीत पवार के आवास पर उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है, वहां पर उनके अंतिम दर्शन के लिए तमाम समर्थक भी पहुंच रहे हैं।